करो शुरू भाई। लेक्चर नंबर कौन सा? अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 71। रिटेलर की डेफिनेशन निकालें, पेज 440। रिटेलर एक ऐसा बंदा होता है जो चीजें जनरल पब्लिक की कंजम्पशन के लिए बेचता है, मेरे और आपके लिए। रिटेलर मींस अ पर्सन सप्लाइंग गुड्स टू मैंगो पीपल, जनरल पब्लिक फॉर कंजम्पशन। आम लोग उनके इस्तेमाल के लिए। जो बंदा कंबाइन कर रहा हो बिजनेस ऑफ इंपोर्ट एंड रिटेल या मैन्युफैक्चर विद रिटेल, हश पपीज, इन लोगों ने कारोबार किया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग का भी, जूते बनाते भी हैं, मारते नहीं है, बेचते भी हैं। तो मैन्युफैक्चर विद रिटेल का कारोबार अगर कोई शुरू कर दे तो उसको भी रिटेलर ही कहा जाएगा। मैन्युफैक्चरर भी कहा जाएगा, ये बात नहीं मैन्युफैक्चरर भी नहीं कहा जाएगा, मैन्युफैक्चरर भी कहा जाएगा उसे। अच्छा, कितने लोगों ने बाटा की दुकान पर हश पपीज के शूज पड़े हुए देखे हैं? लें जी, 2-3 लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, इसका मतलब है मौजूद हैं, बाकी माने या ना माने। तो अब बाटा की दुकान पे भी अक्सर हश पपीज के शूज जो है वो आपको मिलते हैं। अच्छा, जहां पे बाटा वाले जो है उनसे रिक्वेस्ट करते हैं और उनका आउटलेट नहीं होता वो खोल देते हैं। अच्छा, अब जो है वो हश पपीज वाले अगर अपनी दुकान खोल के डायरेक्ट कस्टमर को जूते बेचें तो फिर वो शायद जूता बेच रहे हो 10,000 का, लेकिन अगर वो बाटा को बेचें ताकि बाटा आगे कस्टमर को बेचे तो फिर हश पपीज वाले बाटा को तो 10,000 का नहीं बेचेंगे ना, क्योंकि कस्टमर को फिर 10,000 का मिलेगा तो बाटा को क्या बचेगा? कस्टमर ने तो किसी भी दुकान से जाके 10,000 के लेना ना। तो इसलिए हश पपीज वाले बाटा को जूता 9500 का बेचेंगे, अब ताकि वो आगे कस्टमर को 10,000 का बेच दे, बाटा को भी कुछ बचे। तो ये हश पपीज के लिए होगी रिटेल प्राइस और ये होगी होलसेल प्राइस। ये कौन सी होगी? होलसेल। क्या मतलब? थोड़ी क्वांटिटी में बाटा खरीदेगा या ज्यादा क्वांटिटी में खरीदेगा? होलसेल, ज्यादा क्वांटिटी के अंदर जो है वो बाटा बाय करेगा और फिर बाटा के कस्टमर को प्रॉफिट पे बेचेगा, क्योंकि कस्टमर को तो पता है हश पपीज के आउटलेट पे जाओ, बाटा के आउटलेट पे जाओ, 10,000 से ज्यादा मैंने नहीं देने। तो जाहिर बात है बाटा अपना कुछ रखेगा पैसे। नोट कर लिया आपने? अच्छा, भाई को रखा नोट करने के लिए, चलो ठीक। और आपने बुक रहेगी, और आपकी बुक तो आप अपनी बुक पे खुद नोट करो, बॉल पेन दे भाई को अपनी जुबान में। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मरहबा मरहबा, हैवा कुर्सी। ओके, जा रहे हैं, जल्दी कर। अच्छा जी, नोटिफाई होते हैं बताना, एफबीआर को बताना। नोटिफाई का मतलब होता है एफबीआर को बताना। एडवर्टाइज होता है अखबार में इश्तिहार देना। तो हश पपीज वाले अगर अखबार में इश्तिहार देते हैं तो इनको चाहिए कि होलसेल में जो चीजें खरीदना चाहते हैं उनकी प्राइस अलग बताएं, वो कितने का है? 9500 का, और रिटेल प्राइस अलग बताएं, डेट इज 10,000। अ पर्सन कंबाइनिंग द बिजनेस ऑफ इंपोर्ट एंड रिटेल, इधर से मिला के पढ़ें। अ पर्सन कंबाइनिंग द बिजनेस ऑफ इंपोर्ट एंड रिटेल, एक बंदा जो इंपोर्ट और रिटेल को मिला रहा हो। इंपोर्ट और रिटेल को भी मिलाया जा सकता है, कोई मसला नहीं। इंपोर्टर आमतौर पे तो चीजें एज इट इज बेच देते हैं लोगों को, लेकिन अगर इंपोर्टर चाहे तो ऐसा भी तो कर सकते हैं, इंपोर्टर इंपोर्ट करे, इंपोर्ट करके अपनी ही दुकान खोल ले। तो लोग इंपोर्ट एंड रिटेल को भी मिलाते हैं, मैन्युफैक्चर विद रिटेल को भी मिलाते हैं। तो अ पर्सन कंबाइनिंग द बिजनेस ऑफ इंपोर्ट एंड रिटेल और मैन्युफैक्चर विद रिटेल शैल नोटिफाई एंड एडवर्टाइज होलसेल प्राइस एंड रिटेल प्राइस सेपरेटली। अच्छा, और एक और चीज आपने एफबीआर को बतानी है, डिक्लेयर टू एफबीआर। एक और चीज आपने एफबीआर को बतानी है, कुछ नहीं होता, लिख लिया करें। खोलो हाथ, हाथ जब बांध लेते तो फिर कहाँ लिखा जाता है? फिर बंदा सोच रहा होता है अच्छा ये चल खैर है। एंड डिक्लेयर टू एफबीआर द एड्रेस ऑफ रिटेल आउटलेट्स। वो घरों में बैठे हुए उनको तो पूछने वाला ही कोई नहीं, वो भी अच्छे बच्चे हैं। चलें आगे। होलसेलर, पहले इंपोर्टर कर लेते हैं जरा। इंपोर्टर मींस अ पर्सन हु इंपोर्ट्स गुड्स इन पाकिस्तान। बड़ी बात बताई तुमने। अच्छा जी, होलसेलर। होलसेलर कौन होता है जी? होलसेलर इंक्लूड्स होलसेल के ऊपर जो चीजें खरीदते हैं। मिसाल के तौर पे कल मैंने आपको मिसाल दी थी कि ये मैन्युफैक्चरर है रॉयल फैन, ये रिटेलर है दुकानदार। अब मैन्युफैक्चरर हर दुकानदार की दुकान पे 10-10 पंखे तो नहीं बेचने जाएगा, बीच में एक बंदा आएगा होलसेलर, इंजमामुल हक। इंजमाम कहते हैं यार मेरे पास बहुत बड़ा गोदाम है, तो मैन्युफैक्चरर 1,00,000 पंखे बना के उसके गोदाम में रख देगा, उसको बेच देगा। फिर होलसेलर आगे किसको बेचेगा? रिटेलर को बेचेगा। तो मैन्युफैक्चरर रॉयल फैन जो इंजमाम को पंखे बेचता है, तो इसमें दो किस्म के अरेंजमेंट चलते हैं। मिसाल के तौर पे ये मैन्युफैक्चरर है,
मैन्युफैक्चरर रॉयल फैन, ये है होलसेलर मिसाल के तौर पे इंजमाम, और ये है रिटेलर। अब मैन्युफैक्चरर इसको चीजें बेचेगा ताकि ये इसको चीजें बेचे। अब दो अरेंजमेंट हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि होलसेलर को बेचे और वो आगे बेचे, यानी मैन्युफैक्चरर इसको पंखा बेचे 4000 का, ये आगे 4200 का बेच दे, ये भी हो सकता है। दूसरा अरेंजमेंट ये हो सकता है कि मैन्युफैक्चरर होलसेलर के पास रखवाए और रखवा के कहे कि तुम इसे बेचो और बेच के थोड़ा सा कमीशन अपना रख लेना, तो एजेंट के तौर पे या होलसेलर एज अ कमीशन एजेंट बीच में डाल के भी काम कर सकता है। तो दोनों किस्म के अरेंजमेंट सही हैं। तो मैन्युफैक्चरर होलसेलर को बेचे, होलसेलर आगे रिटेलर को बेचे, या मैन्युफैक्चरर होलसेलर को कहे तुम बेच दो, बेच के जो पैसे हैं उसमें से क्या रख लेना, दोनों अरेंजमेंट एक्सेप्टेबल है। होलसेलर इंक्लूड्स अ डीलर, इसमें डीलर भी शामिल है, इसे डीलर भी कहते हैं। और गाड़ियों के केस में अक्सर डीलर होते हैं। होंडा एटलस कार वाले जो है वो अपने डीलर्स को कहते हैं कि ये तो कलमा चौक के पास चले जाएं, डीलरशिप की दुकानें आपको होंडा की नजर आ जाएंगी, तो वो अपने डीलर को कहते हैं कि तुम सरासिफ को गाड़ी बेचो और बेच के जो पैसे हैं उसमें से कमीशन रख लेना और बाकी पैसे जो सरासिफ ने दिए हैं वो हमें दे देना। तो होलसेलर इंक्लूड्स अ डीलर एंड मींस एनी पर्सन हु कैरीज ऑन वेदर रेगुलरली और नॉट, वेदर रेगुलरली और नॉट, ये लफ्ज़ मेकर अक्सर यूज करते हैं। क्या मतलब होता है वेदर रेगुलरली, चाहे चाहे कर रहा हो रोजाना काम, चाहे ना कर रहा हो, चाहे कभी कभी कर रहा हो, वेदर रेगुलरली और नॉट। इस तरह का भी लफ्ज़ आपने कई दफा पढ़ा होगा, सवाल के अंदर आता है। कल जैसे आपने पढ़ा था वेदर एक्सक्लूसिवली और नॉट, चाहे एक्सक्लूसिवली कर रहा हो चाहे ना कर रहा हो। इन बातों का क्या मतलब होता है? कहते हैं मैं इससे बॉदर नहीं करता कि वो बंदा ये काम रोजाना कर रहा है ना रोजाना कर रहा है, मेरी तरफ से कोई फर्क नहीं पड़ता, वेदर रेगुलरली और नॉट। लेकिन कर क्या रहा है? द बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स बाय होलसेल, बाय करते चीजें फिर सेल कर देता है, सेलिंग गुड्स बाय होलसेल, सप्लाइंग गुड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय होलसेल, एक ही बात है। फॉर कैश हो सकता है पैसे मिल जाते हैं इसको, हो सकता है रिटेलर इसको क्या दे देता हो, पैसे, और डेफर्ड पेमेंट, ये रिटेलर से कहता हो यार थोड़े से पैसे भी ले लो, थोड़े से पैसे बाद में ले लेना। तो कैश पे भी ट्रांजैक्शन हो सकती है और उधार पे भी ट्रांजैक्शन हो सकती है, फॉर कैश और डेफर्ड पेमेंट। और फॉर कमीशन, या फिर कमीशन के ऊपर भी ये हो सकती है कि मैन्युफैक्चरर उसे कह दे मैं तुम्हें कमीशन दे दिया करूंगा, और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, यानी मैं तुम्हें बेनिफिट इन काइंड दे दूंगा, तुम मेरी चीजें बेचो मैं तुम्हें जो है वो कोई चीज और बदले में दे दूंगा, कोई लैंड दे दूंगा, बिल्डिंग दे दूंगा, बेनिफिट इन काइंड। इट इंक्लूड्स आल्सो अ पर्सन हु स्टोर गुड्स बिलोंगिंग टू अदर्स एज एन एजेंट फॉर द पर्पस ऑफ सेल। यहां पे इसने ज्यादा क्लियर बात की है, वो जो कमीशन वाली बात कर रहा था ना एरो खींच के, ये पहले बुलेट के साथ जुड़ती है असल में, ये कमीशन वाली बात। एजेंट के तौर पे जब एक्ट कर रहा होगा, असल में ये दो अरेंजमेंट मैंने आपको बताए, इन दोनों में फर्क क्या है? मैन्युफैक्चरर होलसेलर को बेचे चीज और होलसेलर को कहे बेच, मैंने तुम्हें बेच दिया, आगे तुम रिटेलर को बेचो। ऐसी सूरत में होलसेलर के गोदाम से अगर चीजें चोरी भी हो जाएं तो होलसेलर का नुकसान है। और दूसरा अरेंजमेंट मैंने आपको ये बताया है, मैन्युफैक्चरर होलसेलर को कहेगा तुम मेरी चीजें रखो, मेरी चीजें रख के तुम रिटेलर को बेचो, अगर तुम्हें पैसे आ गए तो बहुत ठीक है, वरना मुझे चीजें वापस कर देना, और अगर चोरी होगी तो तुम्हारा नुकसान नहीं है, अमानत के तौर पर मैंने तुम्हें सामान रखवाया हुआ। तो बहरहाल इन बारीकियों में हमें जाने की जरूरत नहीं है, अरेंजमेंट दोनों एक्सेप्टेबल है। क्या चीज? ऐसा भी हो सकता है, हाँ, बाइंग एंड सेलिंग भी हो सकती है, और गुड्स आप स्टोर भी कर सकते हैं बिलोंगिंग टू अदर्स। अदर्स से मुराद यहाँ कौन है? मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर की गुड्स आपने स्टोर की होंगी और आप क्या होंगे अब एज एन एजेंट, और इनका आपने काम क्या करना होगा? इनको आगे सेल करना होगा, तो देख लें फॉर द पर्पस ऑफ सेल। एंड और एक और चीज भी शामिल है, सप्लाई टैक्सेबल गुड्स, अच्छा ये होलसेलर ना कभी कभी गवर्नमेंट के इदारों को, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को भी चीजें भेज देता है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में मुराद मिसाल के तौर पे पाकिस्तान आर्मी। अब ऐसी सूरत के अंदर मुझे बताएं, अगर ये पाकिस्तान आर्मी को कोई 200 पंखे बेच रहा है, 200 पंखे गुजरात में, 200 पंखे जो है वो कहीं और आर्मी ने मेस बनाना है, उसके लिए 100 200 पंखे बेच रहा है, तो गवर्नमेंट को क्या कहा जाएगा? क्या कि होलसेलर ने रिटेलर को चीजें बेची हैं? नहीं। होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर को चीजें बेची हैं? नहीं। होलसेलर ने कस्टमर को चीजें बेची हैं? नहीं। तो गवर्नमेंट का नाम क्या रखा जाए? तो इस पे बड़ी बहस हुई। अब लॉ में करने कहा यार गवर्नमेंट का नाम छोड़ो, अंदर खाते कोई ऐसा लाइन यूज कर दो जिससे गवर्नमेंट का नाम यहाँ यूज ही ना हो। तो ऐसे ही उसने जो है अजीब सी लाइन यूज कर दी। ये लाइन भी यूज कर सकता था, ऐसा इदारा जो दूसरे मुल्क पे अटैक कर सकता है, कोई भी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक हुकूमत की बता दो, ऐसा इदारा जो दूसरे मुल्कों से कर्जा ले सकता है, कोई ऐसी, तो वो अजीब सी इसने बात कर दी जिसकी कोई तुक भी नहीं बनती थी। असल में यहां मैंने आपको बता दिया, यहां से मुराद क्या है? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। अब आप किसको चीजें बेचने लगे हैं? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। लेकिन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते कौन से हैं? अजीब सी कैरेक्टरिस्टिक बताई। वो बच्चे को जाके खाना दे दो, कौन सा बच्चा जो खाना खाता है? अच्छा दोगी यार, वो तो 10 बच्चे बैठे हैं उधर। अच्छा, सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स टू गवर्नमेंट, सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स टू, हमने कहा गवर्नमेंट कौन होती है? कहते हैं हु डिडक्ट्स इनकम टैक्स, जो लोगों का टैक्स काटती है। ओ भाई वो तो बाकी लोग भी काटते हैं,
कहते हैं हाँ हाँ लेकिन इधर मैं बस गवर्नमेंट को ही कहना चाह रहा हूँ, वो आप उसने बताया नहीं, लेकिन आप केस लॉज और लॉ की हिस्ट्री, लॉ का बैकग्राउंड आप पढ़ते हैं, कुछ किताबें हैं ऐसी, तो उनमें आपको ये बात मिलेगी, किससे मुराद यहाँ गवर्नमेंट है, तो यहाँ वाज़ेह तौर पर नहीं लिखा हो। तो सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स टू गवर्नमेंट, अच्छा गवर्नमेंट कौन होती है? हु डिडक्ट टैक्स एट सोर्स, एट सोर्स होता है मौके पे। जाहिर बात है गवर्नमेंट आर्मी के अंदर अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें देती है, वहां भी टैक्स काट के, ये नहीं कि उनकी सैलरीज माफ है। किसी भी आप जो है ब्रिगेडियर साहब के पास चले जाए, उनसे पूछें आपको सैलरी पूरी मिलती है, टैक्स काट के मिलती है? वो टैक्स काट के मिलती है। दूर ना जाए, जिना हॉस्पिटल में चले जाए, किसी डॉक्टर से पूछ लें, सर्जन से पूछ लें, भाईजान आपको जिना हॉस्पिटल वाले 10 लाख पूरी तनख्वाह देते हैं या टैक्स काट के देते हैं? कहेंगे भाई टैक्स काट के देते हैं। तो गवर्नमेंट मुलाजमीन की सैलरी माफ नहीं है, कहीं नहीं हमने पढ़ा गवर्नमेंट मुलाजमीन की सैलरी माफ है। तो गवर्नमेंट क्या करती है? लोगों का टैक्स काटती है। अब गवर्नमेंट का नाम नहीं लिखा इसने, तो अगर आपसे मैं चलते चलते पूछूं हु डिडक्ट इनकम टैक्स, तो आपने कहना गवर्नमेंट, लेकिन माना और लोग भी टैक्स काटते हैं, एम्प्लॉयर्स भी, राइस भी टैक्स काटते हैं, लेकिन बस ऐसे ही उसने इधर बात अजीब सी करना मकसूद था, मतलूब था, दोनों ही आए में आज। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर हो गया, होलसेलर हो गया, रिटेलर हो गया, इंपोर्टर हो गया, आखिरी हमारी डेफिनेशन रहेगी है डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है? अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटर को ना में और जो होलसेलर है हमारा, उसमें थोड़ा सा फर्क है बस। डिस्ट्रीब्यूटर को ना थोड़ा सा गवर्न करता है मैन्युफैक्चरर कि इस एरिया से बाहर नहीं जाना, और डिस्ट्रीब्यूटर को खुली छूट नहीं देता। होलसेलर को एक तरह की क्या होती है? खुली छूट, जिस मर्जी रिटेलर को बेचे, जिस गवर्नमेंट को बेचे, किसी को बेचे, इसको छूट होती है। लेकिन बस डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर में ये फर्क है, डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट्स आपने सुना होगा लोगों ने रखे हुए डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट्स। अब वो जब डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं ना, मिसाल के तौर पे पेप्सी वाले कहें डिस्ट्रीब्यूटर है ये हमारा, तो डिस्ट्रीब्यूशन फिर एक इलाके की देते हैं सिर्फ, और वो वाला उस इलाके से दूसरे इलाके नहीं जा सकता। तो शेखुपुरा में पेप्सी का अलग डिस्ट्रीब्यूटर होगा, लाहौर में अलग डिस्ट्रीब्यूटर होगा, गुजरावाला में अलग डिस्ट्रीब्यूटर होगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर का काम क्या होता है? वही काम होता है जो होलसेलर का होता है। डिस्ट्रीब्यूटर मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड बाय, इसे अपॉइंट कौन करता है? इसे इंगेज कौन करता है? मैन्युफैक्चरर। इंपोर्टर भी कर सकता है, कोई भी बंदा इसे इंगेज कर सकता है। इसका काम क्या है यार डिस्ट्रीब्यूटर का? पहली बात सुनो, कहता है इसका काम छोड़ो, ये स्पेसिफाइड एरिया के लिए होता है, उस एरिया से ये बाहर नहीं निकल सकता। होलसेलर में ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई थी, बस ये फर्क है होलसेलर में, ये स्पेसिफाइड एरिया के लिए होता है। और इसका काम क्या होता है? टू परचेज गुड्स फ्रॉम हिम। हिम कौन है? मैन्युफैक्चरर कर लो, इंपोर्टर कर लो। टू परचेज गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर फॉर फर्दर सेल, फॉर फर्दर सेल टू रिटेलर्स, फॉर फर्दर सेल टू रिटेलर्स, लिखने कुछ नहीं होता। तो ये कौन होता है जी? डिस्ट्रीब्यूटर मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड बाय अ मैन्युफैक्चरर इंपोर्टर फॉर अ टू परचेज गुड्स फ्रॉम फॉर फर्दर सेल, एंड इंक्लूड्स अ पर्सन हु इन एडिशन टू बीइंग अ डिस्ट्रीब्यूटर इज आल्सो सेलिंग गुड्स एज अ होलसेलर एंड अ। और कई बार डिस्ट्रीब्यूटर कहता है यार मैं फला चीज तो तुम्हारी जो है नेस्ले वालों पानी तो तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन का करूंगा, लेकिन तुम्हारे जो जूसेस हैं उनमें मुझे होलसेल का काम दो, उनमें फिर मुझे इलाके की कैद ना लगाओ। तो ठीक है, कोई मसला नहीं, और मुझे ये भी इजाजत दे दो कि मैंने जो तुमसे जूसेस लिए हैं वो दुकान पे रख के बेच लो। ठीक है, तुम रिटेल भी कर लो, कोई मसला नहीं। तो डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर की इजाजत भी ले सकता है बनने की, और डिस्ट्रीब्यूटर साथ ही क्या कर सकता है? रिटेल का काम भी शुरू कर सकता है। एक्टिव टैक्स पेयर, एक्टिव टैक्स पेयर कौन सा बंदा है जो ये बुरे काम ना कर रहा हो? तो इसका मतलब है ये चार जो है वो कौन से काम है? बुरे काम। भाईजान जाग जो ये बुरे काम ना कर रहा हो, तो जो बंदा बुरे काम कर रहा है वो एक्टिव नहीं है, वो नॉन एक्टिव है। हु इज काला लिस्ट और हुज रजिस्ट्रेशन इज सस्पेंडेड। तो सेल्स टैक्स में एक दिन हम डिटेल से पढ़ेंगे ब्लैक लिस्टिंग क्या होती है, सस्पेंशन क्या होती है। बहरहाल अल्फाज से आपको महसूस हो रहा होगा कोई ना कोई बुरा काम किया जिसकी वजह से सेल्स टैक्स वालों ने इसको ब्लैक लिस्ट कर दिया। Who fails in QM, नहीं सॉरी, who fails to file the return by the due date for 2 consecutive tax months. ड्यू डेट कल क्या पड़ी थी रिटर्न जमा करवाने की? 15 तारीख। जो बंदा 2 महीने मुसलसल रिटर्न जमा ना करवाए वो क्या है? मुजरिम है। अच्छा, पॉइंट सी, भाई आप खड़े हो जाए, नहीं अब से अगले भाई खड़े हो जाए। इन्होंने कल F1 पढ़े, इन्होंने कल F1 की क्लास नहीं ली और मैंने टैक्स की क्लास में इनको खड़े कर दिया। खड़े रहे, आगे चलें। पॉइंट सी, अब ऑब्वियसली ये पूछेंगे कि यार सर F1 वालों को खड़े करने दे, आप मुझे क्या मतलब? तो मोहतरम लॉ मेकर कह रहे हैं प्लीज ऐसी बोगियां ना मारो। अगर किसी टैक्स पेयर ने इनकम टैक्स के लॉ में कोई जुर्म किया है तो सेल्स टैक्स में भी हम उसे बुलाएंगे नॉन एक्टिव। सेल्स टैक्स में क्या बुलाएंगे? नॉन एक्टिव। तो जिस बच्चे ने टैक्स की क्लास में बैठ के F1 का टेस्ट छोड़ा है उसकी भी क्लास हो सकती है। तो ये हम वो बताना चाह रहे हैं। पॉइंट सी पढ़ लें। हम बैठे कहाँ हैं? सेल्स टैक्स में। क्लास में हाथ दोगी हमारे बंदा। हम बैठे कहाँ हैं? सेल्स टैक्स में। हम सजा किस बेस पे दें? कोई बंदा सेल्स टैक्स का जुर्म करे, लेकिन हम क्या कहने लगे हैं? ये 2 जुर्म इनकम टैक्स लॉ के हैं। अगर कोई बंदा इनकम टैक्स लॉ वाला जुर्म कर ले तो उसे सेल्स टैक्स में भी क्या दे दी जाएगी? सजा दी जा सकती है। वो जुर्म क्या है वो पढ़ें। Who fails to file an income tax return. Who fails to file an, यार ये एक चीज होती थी, ये अब लॉ से निकल गई हुई है, इसको डिलीट कर दें। Who fails to file income tax return। अच्छा, इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख किसी को याद हो? ड्यू डेट मैंने बताई हुई है 30 सितंबर।
तो जो इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाना भूल जाए उसको भी सजा मिलेगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, यहां लिखा हुआ है हु फेल्स टू फाइल एन, और यहां लिखा हुआ है टू। मुसलसल 2 महीने सेल्स टैक्स रिटर्न ना जमा कराना जुर्म है, 1 महीने जमा नहीं कराएंगे तो खैर है, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न एक दफा भी जमा नहीं कराई तो सजा मिलेगी। डन, नमाज एक दफा भी छोड़ दी तो ओके। पॉइंट डी, फजर की हो जाए। हु फेल्स टू फाइल क्वार्टरली, हु फेल्स टू फाइल एनुअल विदहोल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट अंडर इनकम टैक्स। ये विदहोल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट मैंने आपको 2-3 दिन पहले ही बताई थी कि राइज वाले एफबीआर को विदहोल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट जमा करवाते हैं, जिनमें वो बताते हैं कि सर आसिफ का हमने इतना टैक्स डिडक्ट किया, सर उमैर का हमने इतना टैक्स डिडक्ट किया, तो ये सारी डिटेल बताते हैं। सर नासिर का हमने इतना टैक्स डिडक्ट किया, ये सारी डिटेल बताते हैं। तो ये जो अब फिगर सबकी कंपेयर कर रहे होंगे, अच्छा तो इनका हमने इतना इतना टैक्स जो है वो डिडक्ट किया। क्लियर, वापस आ जाए। तो ये कौन किसका टैक्स डिडक्ट करके किसको जमा कराता है, और फिर कौन सफे पे क्या लिख के किसको जमा कराता है? कौन टैक्स डिडक्ट करता है? राइज किसका? टीचर्स का। किसको जमा करवाता है? फिर कौन सफा बनाता है कि मैंने टैक्स काट लिया है? राइज। इस सफे का नाम क्या होता है? विदहोल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट। ये सफा कौन जमा करवाता है? राइज। किसको? एफबीआर को, कि मैंने फला फला टीचर का इतना इतना टैक्स काटा है। हु फेल्स टू फाइल क्वार्टरली और एनुअल विदहोल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट। तो कई दफा ये क्वार्टर में जमा करवानी पड़ती है, कई दफा साल में जमा करवानी पड़ती है। शुक्र है भाई, एसोसिएट की सेम डेफिनेशन है एज इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, कंपनी की भी सेम डेफिनेशन है, पर्सन की भी सेम डेफिनेशन है। देख लीजिएगा, कंपेयर कर लीजिएगा, एक दो चीजों का फर्क शायद हो। सूबे का सेल्स टैक्स मींस द टैक्स लेविड अंडर सूबा व्हिच आर डिक्लेयर्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट टू बी प्रोविंशियल सेल्स टैक्स। उसको हुकूमत ने प्रोविंशियल सेल्स टैक्स कहा हुआ है। प्रोविंशियल सेल्स टैक्स पर हमारे सिलेबस में नहीं है, इसकी डेफिनेशन हमारे सिलेबस में है। बस किसी ने सेल्स टैक्स वालों को कहा यार तुम्हारे लॉ में सेल्स टैक्स की डेफिनेशन नहीं है, तो सेल्स टैक्स वालों को ख्याल आया, हाँ 29 से डाल दिया उन्होंने कहा वो हमारे लॉ में तो सेल्स टैक्स की डेफिनेशन ही नहीं थी। तो सेल्स टैक्स की डेफिनेशन लोगों ने काफी इसरार किया, तो लॉ मेकर ने 29 के नाम से डाल दी। सेल्स टैक्स मीन द टैक्स, आ जाके वही डेफिनेशन आ गई। सेल्स टैक्स टैक्स होता है 17%, एडिशनल टैक्स भी होता है कई दफा। एडिशनल टैक्स का सेक्शन हम पढ़ेंगे। डिफॉल्ट सरचार्ज क्या होता है? लेट पेमेंट के ऊपर इंटरेस्ट। तो ये डिफॉल्ट सरचार्ज होता है, लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट। अगर आप लेट टैक्स जमा कराएं तो उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है, और फाइन्स, पेनल्टीज और फीस और एनी सम पेबल अंडर दिस एक्ट। रजिस्टर्ड पर्सन, ये कौन होता है? रजिस्टर्ड पर्सन मींस अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड। बोले जरा, मजा आएगा। रजिस्टर्ड पर्सन मींस अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड एंड हु इज लायबल टू बी, ये जरा बात आपने समझनी है, हु इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड। तो शुरू की क्लासेस चल रही थी, तो ऐसी सूरत के अंदर जो है वो कॉलेज वाले आ रहे थे, तो क्लास के अंदर मिसाल के तौर पे 100 की सीटिंग कैपेसिटी थी। तो 100 की सीटिंग कैपेसिटी थी और क्लास में 70 बच्चा बैठा हुआ था इनरोल्ड रजिस्टर्ड, और 20 बच्चा बैठा हुआ था अनइनरोल्ड। तो जब कॉलेज के मैनेजमेंट वाले आए तो उन्होंने कहा कोई नहीं, ये जो 20 अनइनरोल्ड है ना, इनको भी रजिस्टर्ड ही समझ लो। कॉलेज वाले जब स्टाफ चेक कर रहा था तो मैनेजमेंट ने आगे कहा इनको भी रजिस्टर्ड ही समझ लो। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा अगर इनको अभी तुम लोगों ने कहा तुम्हारे रजिस्टर्ड हो, ये हो वो हो, तो बुरा मना जाएंगे, जो फीस इन्होंने जमा करानी है वो भी नहीं कराएंगे और कॉलेज छोड़ के चले जाएंगे। तो इनको थोड़े दिन जरा प्रोटोकॉल दो, कोई नहीं अनरजिस्टर्ड है, इनको भी रजिस्टर्ड कहो, और इनको ऐसी बातें किया करो अच्छी। हाँ तुम लोगों ने भी रजिस्टर हो ही जाना है, तुम भी हमारी नजर में एक तरह के रजिस्टर्ड ही हो, कोई मसला नहीं, आया करो, बैठा करो, सीटें खाली होती हैं, कोई मसला नहीं, तो इनको भी थोड़े दिन रजिस्टर करो। लेकिन जब कोई बेनिफिट देने की बारी आए ना, जब कोई बेनिफिट देने की बारी आए, मिसाल के तौर पे क्लास में फोटोकॉपी में नोट्स बांटने हैं, तो फिर इन 20 बच्चों को ना बांटो, जरा थोड़ा इनको एहसास भी हो। तो जब कोई फायदा देने की बारी आए तब आपने इनको रजिस्टर्ड नहीं कहना, लेकिन जब फीस मांगने की बारी आए तब ये कोई नहीं रजिस्टर्ड है यार, करा ही लिया, चलो यार जाके फीस जमा करवाओ। तो लॉ मेकर कह रहे जब मैं तुमसे सेल्स टैक्स मांगूंगा, असल में कुछ बुरे लोग होते थे जिनके ऊपर बाइंडिंग होता था अपने आप को करवाना रजिस्टर, बाइंडिंग होता था अपने आप को रजिस्टर करवाना, लेकिन फिर भी वो लोग अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाते थे। तो इन लोगों के लिए लॉ मेकर ने क्या रूल बनाया कि मोहतरम आप मेरी नजर में रजिस्टर्ड ही हो, लेकिन अगर कोई टैक्स लॉ में बेनिफिट देना हुआ तो वो आप हमारे से एक्सपेक्ट ना करना, लेकिन अगर हमने आपसे टैक्स मांगना हुआ तो मांगेंगे। पढ़ लें जरा पूरी बात हाउएवर से आगे। ये दिए डब्बा पढ़ें। रजिस्टर्ड पर्सन मींस अ पर्सन हु इज, और वो तो छोड़ो ना, वो तो अगली बात करो, हु इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड। हाउएवर अ पर्सन लायबल टू बी रजिस्टर्ड, बट जिसके ऊपर लायबल है रजिस्टर करवाना, जिसके ऊपर लायबल है क्लास में इनरोल करवाना, लेकिन अभी तक इनरोल नहीं करवा रहा, बट नॉट रजिस्टर्ड, कैन नॉट क्लेम द बेनिफिट्स अवेलेबल टू, उसको बेनिफिट्स नहीं मिल सकते, लेकिन उसे टैक्स वगैरह देने पड़ेंगे। टैक्स वगैरह ये लिख लें, टैक्स वगैरह देने पड़ेंगे, लेकिन क्या नहीं मिल सकते? बेनिफिट्स। टैक्स क्रेडिट माफ नहीं होंगे, और कोई लॉ मेकर बेनिफिट देता है वो नहीं इसको मिलेंगे, लेकिन इसको टैक्स वगैरह देना पड़ेगा। तो मिसाल के तौर पे एक साहब ने अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाया, तो क्या हुकूमत कह सकती है स्टिल
कि तुम लाख रुपए वाले एसी 1,17,000 का बेचो? बिल्कुल कहेगी, बिल्कुल कहेगी कि लाख वाला एसी 1,17,000 का बेचो। वो कहेगा मैंने तो अपने आप को रजिस्टर नहीं कराया। हुकूमत ने कहा हमने कहा रजिस्टर नहीं करवाओ। तो जब टैक्स देने की बारी आएगी तो इनको पकड़ा जाएगा, लेकिन जब कोई बेनिफिट देने की बारी आएगी तो इनको बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। तो अब याद कर लें, रजिस्टर्ड पर्सन मींस अ पर्सन हु इज और हु इज हाउएवर इफ अ पर्सन इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड बट अपने आप को रजिस्टर नहीं करवा रहा तो उसे सजा क्या मिलेगी? कोई बेनिफिट उसको नहीं दिया जाएगा। क्लास में टीचर बोतलें पिलाएगा, उसे नहीं पिलाई जाएगी। ओके, गुड्स। गुड्स इंक्लूड एवरी मूवेबल प्रॉपर्टी। मैंने प्रॉपर्टी बोला है, पर्सन नहीं बोला, साथ वाले को देख रहे हैं। मूवेबल गुड्स इंक्लूड एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। हर मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स है, अदर देन डेटर्स। डेटर्स तो जाहिर बात है गुड्स नहीं है ना, डेटर्स तो गुड्स नहीं है, डेटर तो रिसीवेबल होता है, एक तरह का स्टॉक होती है गुड्स। एक्शनेबल क्लेम्स क्या होते हैं? क्लेम क्या होता है? डेटर। क्लेम, एक्शनेबल क्लेम्स। एक्शनेबल क्लेम्स का मतलब डिक्शनरी में डेटर लिख लिया ना आपके साथ वाले ने। चलें, गुड। गुड्स इंक्लूड एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन डेटर, अदर देन मनी। अच्छा, ये मनी पैसों पे सेल्स टैक्स नहीं है। मिसाल के तौर पे मैंने 100 रुपया निकाल के इसको दिया, यार मैं आपसे खुश हुआ, ये लो तोहफा। ये कहे नहीं सर 117। ओ भाई, लॉ मेकर करे पागल हो गए यार, ये क्या बातें शुरू कर दी हैं। अब्बू ने अम्मी को पॉकेट मनी दी, ये ले लाख रुपया, नहीं 1,17,000, नहीं 1,17,000। लॉ मेकर कहते हैं यार प्लीज को बाहर आओ चीजों से, पैसे एक दूसरे को देना इज नॉट टैक्सेबल। ये पता नहीं क्या है, पैसे गुड्स नहीं है। और आगे यार ये स्टॉक्स, नहीं नहीं नहीं, स्टॉक्स ये ना समझ लीजिएगा बोतलें बिस्किट ऐसी गुड्स नहीं है। ये ना बाहर के मुल्कों में शेयर्स को स्टॉक्स कहा जाता है। तो शेयर्स पे याद रखिएगा सेल्स टैक्स नहीं लगता। शेयर्स बेचने के ऊपर कैपिटल गेन तो लगता है, लेकिन सेल्स टैक्स नहीं लगता शेयर्स बेचने के ऊपर। शेयर्स, स्टॉक से क्या मुराद है? बोतलें बिस्किट ऐसी? ना 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 ना, स्टॉक से मुराद शेयर्स होते हैं। ई इंटरमीडियरी का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉनिक इंटरमीडियरी। ई इंटरमीडियरी कौन होगा? मिसाल के तौर पे सीए, ई इंटरमीडियरी। ये रॉयल फैन है, ये एफबीआर है। रॉयल फैन ने कहा सीए मुझे नहीं पता चला कैसे टैक्स जमा कराते हैं, सीए ने कहा मैं बताता हूं कैसे टैक्स जमा कराते हैं। तो सीए इज कॉल्ड एज, बोले बोले ई इंटरमीडियरी। ये क्या करेगा? रिटर्न प्रिपेयर करेगा। बोले किसके लिए? और जमा किसको कराएगा? जबरदस्त। मीन्स अ पर्सन, मीन्स अ सीए appointed as intermediary by for filing of return and such other documents as may be prescribed by board. Tax invoice means a document required to be issued under section 23. चलें यार वो बस शुरू करते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन जो हमारा ऊपर वाला चल रहा था। चलें भाई, रिवाइज करवाएं जरा कल वाला 1-2 मिनट लगवा के। इंपोर्टर्स ने 200 रुपए की चीजें इंपोर्ट की, क्या ये पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती थी? नहीं। तो इनकी वैल्यू थी सिफर, सिफर से बढ़ के किस पे हो गई? 200 पे। तो हुकूमत पाकिस्तान क्या कहेगी? हुकूमत पाकिस्तान कहेगी तुमने पाकिस्तान की चीजों में वैल्यू ऐड कर ली, तो तुम चीजें परचेज कर रहे हो, तो परचेज पे 17% पे करो, दैट इज 34। तो ये 34 हुकूमत के खजाने में बोले जमा करवा देगा। तो ये 34 हुकूमत के खजाने में जमा करवा देगा। क्या ये 34 जिस वक्त चीजें इंपोर्ट करेगा उस वक्त पे करेगा? जी बिल्कुल। सी पोर्ट के ऊपर जैसे ही 200 रुपए का सामान आएगा, ये 200 रुपए वाला सामान जैसे ही खरीदेगा, फर्ज करें इसने ये 200 रुपए का मंगवाया है, ये 200 रुपए वाला सामान जैसे ही खरीदेगा तो 200 वाला सामान खरीदते ही हुकूमत को 34 रुपए वहीं पे जमा करवा देगा। अब उसके बाद ये 200 वाली चीज मैन्युफैक्चरर आएगा, मैन्युफैक्चरर आके कहेगा यार कमाल है यार, ये क्या चीज है तेरे पास, क्या जबरदस्त है यार ये तो, ओह जिद भी सही है। तो मैन्युफैक्चरर कहेगा यार ये चीज जो है ऐसा कर मुझे दे दे, कितने की दे देगा? 300 की दे दे। तो ये मैन्युफैक्चरर को कितने की दे देगा? 300 की दे देगा। अब मैन्युफैक्चरर को बिल बना के देगा और बिल बना के उसे कहेगा अबे ये देख 300 वाली चीज ये 17% डाल के 51 डाल के बेचता हूं, तो 351 मैन्युफैक्चरर से ले लेगा। इसमें 51 किस मद में लेगा? सेल्स टैक्स की मद में लेगा। अब आप मुझे बताएं, अगर मैं रिटेलर हूं तो मेरे पास अगर मैं इंपोर्टर हूं तो मेरे पास इस वक्त सेल कर देने के बाद कितना सेल्स टैक्स रिसीव होगा? अब इमरान खान मुझे कहेगा कि भाईजान 51 आप मुझे दें, मैं कहूंगा सॉरी मुझे थोड़ा सा टैक्स माफ करो, तो मैं टैक्स क्रेडिट लूंगा 34 का और मैं इमरान खान को कहूंगा कि जी बाकी पैसे मैं आपको देने को तैयार हूं। 51 माइनस 34 17, तो ये 17 पेएबल टू इमरान खान हो जाएगा। और ये पेएबल कब होता है? जब महीना खत्म हो जाता है, तो महीने के बाद मैं 15 तारीख का इंतजार करूंगा और 15 तारीख को जाके ये 17 भी जमा करा दूंगा। जो 34 किस पॉइंट पे जमा करवाया?
सी पोर्ट के ऊपर जैसी चीजें खरीद रहा था। और 17 कब जमा करवाया? जब मैंने वैल्यू ऐड की चीजों में 200 वाली चीज कितने की करके बेची? 300 की करके बेची। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद मैन्युफैक्चरर क्या करेगा? मैन्युफैक्चरर इस चीज को बेहतर बनाएगा और इसके साथ डस्टर को जोड़ देगा, इसके साथ डस्टर को जोड़ देगा, मैन्युफैक्चरर इसके साथ डस्टर को जोड़ देगा और रिटेलर आएगा यार ये क्या बला चीज है, अंदर मार्कर है और ये और डस्टर साथ लगा हुआ है और साथ साथ ही जबरदस्त, यार कितने का लगाएगा? तो रिटेलर को ये कहेगा भाई मैं तुझे लगा देता हूँ 700 का। तो अब ये रिटेलर को बिल बना के देगा। जब रिटेलर को बिल बना के देगा मैन्युफैक्चरर, तो मैन्युफैक्चरर 700 पे 17% डालेगा, 819 का बिल बना के देगा। उसमें मैन्युफैक्चरर की पॉकेट में कितने आ जाएंगे? 119। मैन्युफैक्चरर की पॉकेट में कितने आ जाएंगे? 119। जब मैन्युफैक्चरर की पॉकेट में 119 आ जाएंगे तो अब जरा मैन्युफैक्चरर के एंगल से दोनों बातें सोचें। पहले जब मैन्युफैक्चरर ये खरीदने गया था तो खरीदते हुए इसने परचेज पे 17% पे किया था। इसकी परचेज कितनी थी? दो धारी तलवार है सेल्स टैक्स। इसकी परचेज कितनी थी? 300 पे 17% इसने पे कर दिया हुआ है टू इंपोर्टर। वो इंपोर्टर ने आगे हुकूमत को जमा करा दिया हुआ है, उसकी टेंशन नहीं लेनी आपने। इसने तो इंपोर्टर को दे दिया हुआ है ना, तो ये इंपोर्टर को दिया था, इंपोर्टर ने आगे हुकूमत को दे दिया था। 34 और 17 अलग अलग करके इंपोर्टर ने हुकूमत को दे दिया था। अब जब इसकी पॉकेट में आ जाएंगे, अब इसके दिल के ऊपर होगा यार ये 51 मेरे ऊपर पड़ गया ना, इसका बर्डन किसी और पे फेंको। तो अब मैन्युफैक्चरर दिन रात इंतजार करेगा कोई रिटेलर आए और एक दिन एक रिटेलर चलता चलता आ जाएगा और हम उसे 119 सेल्स टैक्स रिसीव करेंगे। रिसीव करेंगे बिल्कुल। तो जब हम उसको चीजें बेचेंगे तो हम उससे 119 रिसीव करेंगे। जब हम उससे 119 रिसीव करेंगे तो इमरान खान कहेगा 119 दो, हम कहेंगे मोहतरम पहले ही 51 दिए हुए हैं, जानना ले हमारी, हम आपको सिर्फ 68 देंगे। तो ये हो जाएगा पेएबल टू गवर्नमेंट और ये हम पे ऑलरेडी कराए हुए हैं, एडवांस में समझ लें, और बाकी हो जाएगा पेएबल टू गवर्नमेंट। ओके, एंड इन द एंड उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो है वो, अगर मैं अब रिटेलर के जूते पहनूं तो रिटेलर ने चीज खरीदी कितने की है? 700 की। कितने की खरीदी है? 700 की। जब रिटेलर ने 700 रुपए की चीज खरीदी तो फिर परचेज के मौके पर मैन्युफैक्चरर को कितना टैक्स दे आया था? मैन्युफैक्चरर को कितना टैक्स दे आया था? 119। अब इसके दिल के ऊपर होगा यार ये बर्डन फेंके किसी कस्टमर के ऊपर, मेरे से नहीं ये बर्दाश्त होता बर्डन। 119 से ये जान छुड़ाना चाहेगा। अब सर उमैर आएंगे, सर उमैर आके कहेंगे यार जबरदस्त यार, खीर होगी यार, क्या कमाल चीज है यार, यार ये कितने का लगाएगा यार तू? कहेगा जी वैसे तो 950 का, लेकिन आपके लिए 950 का। तो सर उमैर को अब ये 950 का बेच देगा। जब ये 950 का बेचेगा तो बिल बनाएगा बिल। तो बिल में क्या लिखा होगा? 950 का 17% 161.5। तो अब इसकी पॉकेट में सेल्स टैक्स रिसीव होगा पे होगा? रिसीव होगा। जागते रहना भाइयों, फिर दोबारा से गाड़ी चलानी पड़ेगी। इसकी से दुकानदार की जेब की बात कर रहा हूं, कस्टमर की बात नहीं कर रहा। दुकानदार की जेब में सेल्स टैक्स रिसीव होगा। जब रिसीव होगा दुकानदार की जेब में सेल्स टैक्स, तो कितना सेल्स टैक्स रिसीव होगा? 160। अब 119 का बर्डन इसने अगले पे डाल दिया 161.5 लेके। अब इमरान खान कहेगा 119 का तो बर्डन तूने उस पे डाला अपने वाला, बाकी तो मुझे देना पैसे। तो ये भी यही कहेगा कि 161 मैंने आपको इमरान खान सारे नहीं देने, इसमें थोड़ा सा जो है वो मैंने पहले ही जमा करा के आ चुका हूं। 42.5 इसकी नजर में क्या बन जाएगा? पेएबल टू गवर्नमेंट। अब मुझे बताएं कि सी पोर्ट के ऊपर इंपोर्टर ने कितना जमा करवाया? 34। जब इंपोर्टर ने 200 वाली चीज महंगी करके 300 की बेची, उस मौके पे कितना हुकूमत को जमा करवाया? 17। मैन्युफैक्चरर ने हुकूमत को कितना जमा करवाया? और रिटेलर ने हुकूमत को कितना जमा करवाया? तो ये सेल्स टैक्स हुकूमत के पास एकदम नहीं पहुंचता, ये थोड़ा थोड़ा करके पहुंचता है किस्तों में। ये किस्तों में पहुंचता है हुकूमत के पास। तो करते 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 हुकूमत के खजाने में कितना पहुंच गया? 161 पॉइंट। और ये 161.5 याद रखिएगा, सर उमैर देखे गए हैं। ये बर्डन सारा कस्टमर पे बढ़ता है। इसीलिए हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, इसको डायरेक्ट टैक्स नहीं कहते, इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। यानी दुकानदार हुकूमत को देता जरूर है लेकिन डायरेक्टली नहीं देता, अपनी जेब से नहीं देता, बल्कि किसकी जेब से निकलवा के देता है? कस्टमर। इसीलिए इसको कौन सा टैक्स पढ़ा था हमने? इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो दुकानदार से मांगा, जो दुकानदार अपनी पॉकेट से निकाल के दे। ये दुकानदार अपनी पॉकेट से निकाल के नहीं दे रहा, वो जो सर उमैर से पैसे आए उन्हीं में से दे रहा है। तो बता दें जी, सेल्स टैक्स का अल्टीमेट बर्डन किसके कंधों पे पड़ता है? तो जो बंदा भी सेल्स टैक्स पे करके आता है उसकी कोशिश होती है सेल्स टैक्स रिकवर कर लूं। सुनी नहीं आपने बात? जो भी सेल्स टैक्स पे करके आता है उसकी कोशिश होती है अगले से रिकवर कर लूं। जो भी सेल्स टैक्स पे करके आता है उसकी कोशिश होती है अगले से रिकवर कर लूं। अच्छा, तो अब इसके जो हमने नाम रखे थे वो देख लेते हैं। सेल के ऊपर जब 17% लगता है इसे क्या कहते हैं? आउटपुट। और परचेज पे जब 17% लगता है इसे क्या कहते हैं? इनपुट। तो अगर मैं होंडा कार्स की बात करूं, तो वो क्या कर रहा है? सेल ऑफ कार्स। और
न्यूमेरिकल का फॉर्मेट क्या है? सेल इंटू 17% माइनस परचेज इंटू 17%। और इसके बैकएंड पे थीम क्या है? सेल माइनस परचेज आप करते थे इंट्रो की क्लास में भी। इसके बैकएंड पे थीम क्या है? वो इसके बैकएंड पे थीम ये है कि परचेज वाला टैक्स आप पे कर रहे होते हैं, सेल्स वाला टैक्स आपने रिसीव किया होता है, नेट करके बाकी आपने किसको पे कर देना होता है? हुकूमत को। दोबारा बोले, परचेज वाला टैक्स आप पे कर रहे होते हैं, सेल्स वाला टैक्स आपने रिसीव किया होता है बकाया। तो फर्ज करें होंडा ने टायर परचेज किए, तो लाख रुपए वाले टायर इधर एग्जांपल ही कर लेते हैं, पेज 438। अभी बस इधर देखें, आप इधर देखिएगा। होंडा ने टायर परचेज किए लोकली, पाकिस्तान से टायर परचेज किए लोकली। टायर परचेज करते वक्त लाख रुपए वाला टायर 1,17,000 का मिला। इसमें टैक्स कितना पे किया? 17,000। इसको होंडा वाले क्या कहेंगे? इनपुट। क्यों? परचेज पे किया। अच्छा बताएं, ये होंडा की जेब से गया होगा या आया है? गया होगा, आउटफ्लो होगा। क्योंकि आपको पता है जब होंडा वाले टायर खरीदने गए होंगे तो जनरल टायर वाले से कहा होगा, अबे ये टायर कितने का लगाएगा? ये दूसरा सफा किताब का। जनरल टायर वाले, ये टायर कितने का लगाएगा? जनरल टायर वाले ने कहा ये टायर मैं लगाऊंगा 1,17,000 का। तो आप इसमें लाख रुपए टायर के पे कर रहे होंगे और 17,000 टैक्स पे कर रहे होंगे। तो आपकी जेब से कितना टैक्स चला गया? 17,000। जो टैक्स आपकी जेब से जाए यानी परचेज के मौके पे हो, उस टैक्स का नाम हमने कल क्या रखा था? इनपुट। डन। टैक्स पेड ऑन इंजन इंपोर्टेड। जब इंजन इंपोर्ट करेंगे आप सी पोर्ट से, तो ये परचेज है आपकी या सेल है? गाड़ी बनानी है आपने, बनानी है। सोचें इंजन आपकी परचेज है सेल है? परचेज है सेल है? परचेज है। तो इंजन आप बाहर के मुल्क से जब इंपोर्ट करेंगे तो इंजन के परचेज करने के ऊपर आप 17% सी पोर्ट पे हुकूमत को पे करेंगे। तो इंजन के पैसे जो है बाहर के सप्लायर को दे देंगे और 17% हुकूमत को टैक्स जमा करवा देंगे। ये टैक्स भी आपकी जेब से गया। फिर इसी तरह गाड़ी में कोई सीटें वगैरह लगानी थी गाड़ी में, उसके ऊपर भी आपको टैक्स पे करना पड़ा। अब होंडा वाले क्या करेंगे? होंडा वाले जाएंगे, ये अकबर चौक है, इधर और दाएं बाएं आप चले जाएं, टाउनशिप है, यहाँ पे कोई कुर्सियों की दुकानें देखेंगे और गाड़ी में अपनी जबरदस्त किस्म की सीटें लगाना चाहेंगे। तो होंडा को गाड़ी के लिए सीट खरीदनी पड़ेगी या आसमान से उतरेगी? खरीदनी पड़ेगी। छू करेंगे गाड़ी बन जाएगी, ये सीट खरीदनी पड़ेगी। जब सीट खरीदनी पड़ेगी तो सीट वाली दुकान पे जाएगा, तो सीट वाली दुकान को कहेगा मोहतरम सीट कितने की? कहते 2 लाख की। लेकिन जब वो दुकानदार हमें बिल बना के देगा, भाई ये हेड्स डाउन ना करो, जब वो, अच्छा इधर देखते रहना बस, जब वो दुकानदार हमें बिल बना के देगा तो 2 लाख वाली चीज हमें 2,34,000 में बेचेगा। तो 2 लाख हम सीटों के दे रहे होंगे, 34,000 हम क्या दे रहे होंगे? तो ये 34,000 दुकानदार विजुलाइज करते रहे ना स्टोरी। वो होंडा एटलस कार का ओनर निकला, पहले जो है वो गया जनरल टायर की दुकान पे, वहां से टायर खरीदे, फिर वहां से कराची के सी पोर्ट पे चला गया बायर, वहां से इंजन खरीदा, फिर उसके बाद सीटें ढूंढता फिर रोल रहा है, गाड़ी बन जाएगी इसी तरह। अब सीटें खरीदेगा तो सीटें खरीदते हुए पैसे जाएंगे आएंगे, तो जब पैसे जाएंगे तो साथ सेल्स टैक्स भी जाएगा। तो अभी तक हम क्या लगे हुए हैं? जा। तो अच्छा जी, तो 2 लाख पे 17% जब आप लगाएंगे तो 34,000 आपकी जेब से जाएंगे। क्लियर? ये आप किसको जमा करवाएंगे? गवर्नमेंट को जमा कराएंगे। चपेट मारे बंदा सुबह के लगे हुए हैं, यार हद हो गई यार, ये आप गवर्नमेंट को कैसे जमा कराएंगे यार ये लग्जरी सीट्स वाले को जमा करवाएगा। ये 2,34,000 उस सीट वाली दुकान पे जमा करवा देगा, आगे वो 34,000 पकड़ के हुकूमत को जमा करवाएगा। आपने कहां से हुकूमत को जमा करवाने? शुरू करें यार ये सारा दोबारा, नहीं छोड़ दो यार, ये शुरू करें जो कल जो हमने पढ़ा था इसको। हद होगी। चलें जी, बस ठीक है, कोई नहीं, बोर हो रहे हैं आप, आपकी मर्जी है। इंपोर्टर ने कितने की चीज खरीदी? 200 की। तो इंपोर्टर ने हुकूमत को कितना जमा करवाया? 34। अच्छा, इंपोर्टर ने आगे कितने की बेची? 300 की। इंपोर्टर ने जो बिल बनाया उस पे कितना लिखा? 300 जमा 51। तो इंपोर्टर की जेब में कितना आ गया? अब इसमें से कितना हुकूमत को जमा करवाएगा? 17। मैन्युफैक्चरर ने कितने की चीज खरीदी? 300 की। 300 में से 51 पे किया किसको? इंपोर्टर को। ये मैं आपको बता रहा हूं, 300 जमा 51 इंपोर्टर को पे किया, हुकूमत को पे नहीं किया। आप लोग कह रहे थे हुकूमत को पे किया, तो ये मैं बात करना चाह रहा था। जब आप चीजें खरीदते हैं ना बाजार से जाके कहीं भी, तो आप सेल्स टैक्स हुकूमत को पे नहीं कर रहे होते, आप दुकानदार को पे कर रहे होते हैं। फिर दुकानदार किसको जमा करवा देता है? वो दुकानदार का काम है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपने जनरल टायर को पैसे दिए होंगे 1 लाख या 1,17,000, उसमें से 17,000 वो हुकूमत को जमा कराए, उसकी जिम्मेदारी है। डन। आगे चलें। जब हम इंजन खरीदने जाएंगे तो वहां तो फिर दुकानदार से असल में हम खरीद नहीं रहे होते ना, पाकिस्तान में ये तो इंपोर्टेड सेल होती है, इंपोर्टेड परचेज होती है, तो इसमें तो हम दुकानदार से खरीद नहीं रहे। तो इसमें हम फॉरेन सप्लायर को 5 लाख दे देंगे, बाहर वाले बंदे को, और पाकिस्तान की हुकूमत को 85,000। ये तो डिफरेंस सी बात है ना, ये तो इंपोर्ट है मेरी, बाकी तो लोकल परचेजेस चल रही है ना। हाँ, इसके बाद चलते चलते जब हम लग्जरी सीट्स खरीदने जाएंगे तो लग्जरी सीट्स खरीदते हुए हम क्या करेंगे? हम उसे कहेंगे सीटें कितने की लगाएगा? वो कहेगा बैठ के देख ले पहले। आप बैठ के देखेंगे, आप कहेंगे ठीक है 5 लाख सही है। तो 5 लाख रुपए की गाड़ी बनाने के लिए आप सीटें खरीद लेंगे। तो 5 लाख का जब वो बिल बना के देगा, वो 5 लाख का बिल नहीं बना के देगा, वो 5 लाख जमा 50,000 लिखा हुआ है मैंने,
2 लाख लिखा हुआ है, सॉरी आई टेक माय वर्ड्स बैक, वर्ड्स आर नॉट टू बी टेकन बैक एनीवेज। 2 लाख की सीटें आपने वहां से खरीदी, तो आपने बैठ के देखा, आपने कहा हाँ ठीक है ये दबेगी नहीं, 2 लाख की लगती है, तो 2 लाख वाली आपने सीट खरीदी, आप 2 लाख पे करेंगे, 2,34,000 पे करेंगे। ये 34,000 किसको पे करेंगे? सीट्स वाले को। आगे वो 34,000 किसको दे देगा? वो आगे उसका अपना मामला वो दे देगा। अच्छा जी, के बाद आप किसी सीए फर्म के पास जाएंगे और किसी सीए फर्म को जाके कहेंगे कि सीए फर्म मैं आपसे परचेज करने आया हूँ। ये क्या परचेज करने आए? तारे आप हमारे से? वो कहेगा नहीं तारे नहीं, आपसे तो सर्विसेज ही परचेज की जा सकती हैं। तो सीए फर्म में आपसे सर्विसेज परचेज करने आया हूँ कि मेरी जो सारी गाड़ी बननी है और बिकनी है, वो सारी की अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में मेंटेन करवाना चाहता हूँ, तो मैं आपसे सर्विसेज परचेज करने आया हूँ। तो मोहतरम परचेज ऑफ सर्विसेज पे भी टैक्स है, परचेज ऑफ सर्विसेज पे भी टैक्स है। तो आप बताएं, होंडा को बिजनेस चलाने के लिए परचेज ऑफ टायर करना पड़ेगा, परचेज ऑफ सीट्स करनी पड़ेगी, परचेज ऑफ इंजन करना पड़ेगा, परचेज ऑफ अकाउंटिंग सर्विसेज करनी पड़ेगी, अनलेस कि अपना एम्प्लॉय नौकरी पे रख ले, वो और बात है। लेकिन अगर किसी से करवाना चाहे काम, तो परचेज ऑफ अकाउंटिंग सर्विस करनी पड़ेगी। तो वो लोग 50,000 वाली सर्विस जब आपको देंगे तो 50,000 पे 17,000 तो नहीं बनेगा, 17,000 तो लाख पे बनता है। तो अगर लाख पे 17,000 बनता है तो 50,000 पे कितना बनेगा? 8500। अब आप जब अकाउंटिंग फर्म को केपीएमजी को बिल देंगे तो क्या उनको आप 50,000 देंगे या 58,500? लेकिन यार ये जो सर्विसेज पे टैक्स है ना, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये सब ना सूबे लगाते हैं, प्रोविंशियल सेल्स टैक्स, ये सूबे लगाते हैं, हुकूमत नहीं लगाती। अच्छा आगे चलें। इसी तरह आप जब गाड़ी बना रहे थे ना, किसी ने आपको कहा यार तारें कश्मीरी लगवाना, सर्दियां चल रही हैं आजकल, कश्मीरी तारें बड़ी जबरदस्त चलती हैं। तो आप जो चलते 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 कहाँ चले गए? आजाद जम्मू एंड कश्मीर में भी सेल्स टैक्स लगता है। तो आप चलते 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 आजाद जम्मू एंड कश्मीर चले गए, तो वहां से 30,000 वाली तारें आपको 35,100 की पड़ी। 30,000 वाली तारें कितने की पड़ी? तो अब आप तार वाली दुकान पे कितने देके आए? 35,100। ये सारे टैक्सेस आप पे कर आए हैं, लेकिन आपके दिल पे है कि किसी पे बर्डन डालूं। सरासिफ आए, सरासिफ ने कहा तूने लाख के टायर खरीदे, 5 लाख का इंजन खरीदा, 2 लाख की सीटें खरीदी, 50,000 की अकाउंटिंग सर्विस ली, 30,000 की गाड़ी खरीदी, बोल मुझे कितने की बेचेगा? मैंने कहा 30 लाख की बेचूंगा। 5 लाख की तो इसमें मैंने आपको सीटें लगा, वो इंजन लगा के दिया, 2 लाख की तो सीटें लगा के दी, 30 लाख की मैं बेचूंगा ये गाड़ी। आप बोले ये क्या करेंगे? आपको पता है इन सबकी एंट्री होती है जब चीजें खरीदने जा रहे हो, परचेज, डेबिट, कैश, क्रेडिट, और सेल की एंट्री होती है कैश, डेबिट। ये एंट्री में सेल्स टैक्स डाले बगैर बता रहा हूं आपको, सेल्स टैक्स डाल के एंट्री कराना हमारे सिलेबस में नहीं है, वो छोड़ें, जनरल एंट्रीज तो नहीं हमारे सिलेबस में। ऐसी वैसे सेल की एंट्री पूछ रहा हूं आपसे, क्या होती है? कैश, डेबिट, सेल, क्रेडिट, और परचेजेस की एंट्री। तो बताइए परचेज पे हमेशा पैसे भी जाते हैं, साथ सेल्स टैक्स भी दुकानदार को दे आते हैं। कभी जनरल टायर को टैक्स देके आ रहे हैं, कभी आप सीटों वाले को टैक्स देके आ रहे हैं, कभी आजाद जम्मू एंड कश्मीर से तारें खरीद रहे हैं उनको टैक्स देके आ रहे हैं, कभी अकाउंटिंग फर्म को टैक्स देके आ रहे हैं। टैक्स जा 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 इन द एंड सरासिफ पे सारा टैक्स का बर्डन डाल दिया जाता है और सरासिफ से टैक्स आ जाता है हमें। अब इमरान खान कहते हैं जा 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 तो थोड़ा है, आ बहुत ज्यादा है तुम्हारा। तो आ कितना है? 5 लाख, और जाई 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 छोटी छोटी छोटियां, अब बाकी 3,60,400 आपको हुकूमत को जमा करवाना पड़ेगा। तो मोहतरम दुकानदार क्या करते हैं, वो जो मैंने आपको कल बताया था न्यूमेरिकल का फॉर्मेट, दुकानदार सेल इंटू 17% माइनस परचेज इंटू, तो ये मोहतरम न्यूमेरिकल का फॉर्मेट है जो मैंने ब्लैक मार्कर से आपके सामने लिखा है। क्या फॉर्मेट है न्यूमेरिकल का? सेल इंटू 17% माइनस परचेज इंटू 17%। और ये वाला टैक्स दुकानदार, बोले 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 बोले, ये वाला टैक्स दुकानदार क्या करते हैं? पे करते हैं, और ये वाला रिकवर करते हैं। अब रिकवरी जब बढ़ जाती है पेमेंट से, तो बाकी पैसे किसको? पेएबल बन जाते हैं, गवर्नमेंट को। तो ये आपने हाईलाइट कर लिया, रिकवर, पेड 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 और पेएबल कर लिया है पूरी लाइन में। कोई हाईलाइटर पूरे घर में कोई हाईलाइटर है? ऑनलाइन वालों, पूरे मोहल्ले में किसी दुकान पे हाईलाइटर है? उठो जी। वो उसमें नहीं है, कुछ चीजों पे, कुछ सर्विसेज पे है, कुछ पे नहीं है। सेल्स टैक्स को आप लोगों ने ना कभी भी प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करना, क्योंकि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसकी बहुत टफ है। टफ इस एतबार से कि बहुत से सर्कुलर्स हैं बैकएंड के ऊपर जो हमारे सिलेबस में नहीं है। नहीं नहीं नहीं, कभी भी पूछेगा, जो क्वेश्चन में आएगा वही मैं उतना करा दूंगा खुद। ओके अच्छा, वैसे पूछ रहा हूं ऐसी एक बात, सरासे को कितने की गाड़ी पड़ी? 30 लाख की? नहीं, 30 लाख में 5 लाख 10,000 टैक्स बना, तो कितने की पड़ी? 35 लाख 10,000। तो इसमें होंडा कार्स ने कितने पैसे सरासी से गाड़ी के बदले में लिए? 3 लाख, 30 लाख। बिल बना होगा ना यार, बिल बना होगा। बिल में क्या लिखा होगा? 30 लाख की गाड़ी, ये गाड़ी जब सरासी ने ली होगी, गाड़ी लेके गए होंगे घर और ये बिल लेके गए होंगे। क्लियर? तो अब मुझे बता दें, ऐसी सूरत के अंदर कल भी आपसे बात कर ली थी, इस प्राइस को क्या कहते हैं? एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स। हाँ, और इस प्राइस को
इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स। ये तो ऐसी एक बात बीच में बात आ गई, वो भी करनी मकसूद और मतलूब नहीं थी क्योंकि दोनों नहीं आए हुए। तो अब आप मुझे बता दीजिए न्यूमेरिकल का फॉर्मेट क्या है। हर दुकानदार परचेज पे टैक्स पे करता रहता है जैसे जैसे चीजें खरीदता है, फिर चीजें खरीद के इकट्ठी करता है, जोड़ता है, लेबर लगाता है, चीज जब बनके तैयार हो जाती है तो चादर हटाते हैं तो अंदर से एक गाड़ी निकलती है। तो जब गाड़ी निकलती है तो फिर गाड़ी 30 लाख वाली गाड़ी 35,10,000 की सरासर को बेचता है, तो 5,10,000 3 मिलियन वाली गाड़ी 3.510 मिलियन की सरासर को बेचता है। तो उसमें जो 5,10,000 इसके पास आते हैं ये इसकी पॉकेट में आ जाते हैं होंडा की। ये 5,10,000 हुकूमत को पूरा पे नहीं करता क्योंकि इस पे थोड़ा थोड़ा हुकूमत को किसी न किसी मौके पे कर आया होता है। तो अब बता दें जो सेल्स टैक्स हम चीजें बेचते हुए लेते हैं उसका नाम क्या है? जो सेल्स टैक्स हम चीजें बेचते हुए सरासिफ से लेते हैं उसका नाम क्या है? और जो सेल्स टैक्स हम चीजें खरीदते हुए दुकानदारों को पे करते हैं उसका नाम क्या है? सेल्स टैक्स दो धारी तलवार है। डन? पढ़ लीजिए इनपुट की डेफिनेशन। इनपुट में ना असल में 5 सिनेरियोज हैं, मैंने पांचों नीचे वाली एग्जांपल में डाल दी हैं। इनपुट क्या होता है? इनपुट क्लास कभी भी आ जाए रिलैक्स रहने आपने। इनपुट होता है परचेज इंटू 17%। इनपुट कुछ भी नहीं है, पिछले सफे पे पहले सफे पे आ जाना। इनपुट क्या होता है? परचेज इंटू 17%। और आउटपुट क्या होता है? तो इनपुट होता है मोहतरम परचेज इंटू 17%। अच्छा इधर देखें जरा एक मिनट। इनपुट टैक्स इन रिलेशन टू रजिस्टर्ड पर्सन मींस होंडा रजिस्टर्ड है, होंडा ने अपने आप को सेल्स टैक्स में रजिस्टर करवाया हुआ है। इनपुट टैक्स इन रिलेशन टू होंडा मींस टैक्स पेड लेविड होता है लगाना टैक्स। टैक्स पेड पेपर में बेहतर है लेविड लिखा करें। जो चीज मैं इसे काट दूं ना उसे फिर काट के पेपर में कुछ और तरह लिखें, जो बाकी तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। टैक्स पेड ऑन टायर्स रिसीव्ड बाय होंडा। अब बता दें जी होंडा जो टायर परचेज करेगा परचेज पे टैक्स पे करके आएगा। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इनपुट बताएं? इनपुट मींस टैक्स पेड। कितने वाला टायर कितने का खरीदा अगले सफे पे जाएं जरा। 1 लाख वाला 1,17,000 में खरीदा। तो इनपुट टैक्स मींस 17,000, यहां 17,000 लिख लें। इनपुट टैक्स मींस 17,000 पेड ऑन सप्लाई रिसीव्ड। मैंने आपको कहा था इस लॉ में ना सप्लाई का लफ्ज यूज होगा सेल के लिए, लेकिन जब लिखते हैं ना सप्लाई रिसीव्ड तो तब ये लफ्ज किसके लिए यूज होगा? परचेज के लिए। तो इनपुट टैक्स इन रिलेशन टू होंडा मींस 17,000 पेड ऑन टायर्स रिसीव्ड बाय होंडा। याद कर लें ये लफ्ज, टैक्स पेड ऑन सप्लाई रिसीव्ड बाय पर्सन। बोले टैक्स पेड ऑन सप्लाई रिसीव्ड बाय पर्सन। चलिए इसको बेहतर करें, टैक्स पेड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स रिसीव्ड बाय पर्सन। टैक्स पेड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स टायर्स सप्लाई ऑफ गुड्स रिसीव्ड बाय पर्सन, बल्कि टैक्स लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स रिसीव्ड बाय पर्सन। अच्छा दूसरा क्या था यार? दूसरा हमने इंजन कितने का इंपोर्ट किया था? 5 लाख का। तो सी पोर्ट पे कितने पैसे जमा करवाए होंगे हुकूमत पाकिस्तान को? 80। इसका जरा नाम पढ़ें क्या होगा? टैक्स पेड ऑन इंजन लिख लें। टैक्स पेड ऑन इंजन इंपोर्टेड बाय होंडा। टैक्स पेड ऑन इंजन इंपोर्टेड बाय होंडा। डन? अच्छा ये टैक्स इसका कितना इंजन का जरा नजर मार के आए। हाँ लिखना चाहते हैं यहां लिख लें 85,000 पेड ऑन, इसके ऊपर इंजन लिखें 85,000 पेड ऑन इंजन इंपोर्टेड बाय होंडा। ये किस चीज की तैयारियां हो रही हैं? टायर खरीदे जा रहे हैं, इंजन खरीदे जा रहे हैं, ये क्या होने लगा है? ये परचेज एक दफा मुझे पूरी कर लेना तो फिर इंशाल्लाह सेल भी करेंगे चीजें। तो किस चीज की तैयारी हो रही है? परचेज शादी की तैयारी नहीं हो रही, गाड़ी बनाने की तैयारियां हो रही हैं। ओके पॉइंट सी जरा छोड़ें। सी कौन सा वाला था? वो लग्जरी सीट्स वाला था, उसको जरा छोड़ें। डी में आए प्रोविंशियल सेल्स टैक्स। प्रोविंशियल का लफ्ज अपनी तरफ से डाल दीजिएगा, यानी ध्यान में रखने से डाल दीजिएगा, बाकी तो उसी तरह है। टैक्स बाकी तो इंग्लिश उसी तरह है। टैक्स पेड ऑन टायर प्रोवाइडेड टू होंडा। टैक्स पेड ऑन टायर प्रोवाइडेड, रेंडर्ड और प्रोवाइडेड को में रेंडर कहते हैं, और है ना, छोड़े पर इसको क्या करना, रेंडर्ड और का लफ्ज छोड़े पर। अच्छा काट दें। अब बताएं यार टैक्स पेड, यही वाला फिक्रा बना। टैक्स पेड ऑन गुड्स लिखा हुआ था तो इसको इसी तरह याद कर ले, टैक्स पेड ऑन सर्विसेज गिवन टू होंडा। ये रिसीव टू होंडा अच्छा लफ्ज नहीं था, सर्विसेज के लिए रिसीव की बजाय उसने कौन सा लफ्ज यूज कर लिया? प्रोवाइडेड का। तो यहां पर लिख लें टैक्स की अमाउंट कितनी है जरा सर्विसेज वाले में? 8500 पेड ऑन सर्विसेज प्रोवाइडेड टू होंडा बाय अकाउंटिंग फर्म। ये सर्विसेज किसने प्रोवाइड की होंगी? ये टायर किसने ये रिसीव किया होगा? होंडा ने। किससे? फ्रॉम जनरल टायर। ये तो वैसे ही बता रहा हूं,
तो प्रोविंशियल सेल्स टैक्स इज अ टैक्स ऑन सर्विसेज प्रोवाइडेड टू होंडा बाय काउंटिंग फॉर्म। अच्छा, पॉइंट ए और ई भी एक जैसा, ए और ई की इंग्लिश तो बिल्कुल सेम है। टैक्स लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स रिसीव्ड बाय पर्सन, टैक्स लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स रिसीव्ड बाय पर्सन, टैक्स लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स रिसीव्ड बाय पर्सन। बस ब्रैकेट में क्या चीज आ गई है, एक जिसको मैं ब्रैकेट में तो नहीं लूंगा लेकिन आपके समझने के लिए ब्रैकेट में ले रहा हूं। अंडर सेल्स टैक्स एक्ट एज अडॉप्टेड इन आजाद जम्मू एंड कश्मीर। सेल्स टैक्स ना आजाद जम्मू एंड कश्मीर वालों ने पूरा अडॉप्ट नहीं किया हुआ, इसमें कुछ सीए फाइनल में आप तफसीलात पढ़ेंगे, लेकिन काफी हद तक इन्होंने सेल्स टैक्स हमारे वाला अडॉप्ट किया हुआ है। तो सेल्स टैक्स बोले टैक्स पेड अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट 1990 एज अडॉप्टेड इन आजाद जम्मू एंड कश्मीर। ऑन 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 ऑन। अब इसको अगर आप ब्रैकेट में ले लें तो ए और सी, ए और ई में कोई फर्क नहीं है। ए भी लिखा हुआ है टैक्स लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स रिसीव्ड बाय पर्सन, ई भी लिखा हुआ है टैक्स लेविड ऑन द गुड्स रिसीव्ड बाय पर्सन। थोड़ा सा ना इस डेफिनेशन को याद करना पड़ता है, जरा थोड़ी सी इंग्लिश थी इस वजह से जरा कराइए, लेकिन अब मेरा नहीं ख्याल इतना मसला होगा, आपको समझ आ जाएंगी चीजें। मिसाल के तौर पर पहले ही बता दें, टैक्स पेड ऑन टायर्स रिसीव्ड बाय होंडा फ्रॉम जनरल टायर। अच्छा, पॉइंट सी अब आपने गौर से समझ लें। पॉइंट सी पहले ना एक मिनट एक काम कर लें, ये 2 और 3 इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। आउटपुट का पहला पॉइंट पढ़ लें, सलासिफ वाली एग्जांपल ज़हन में रखें। आउटपुट टैक्स इन रिलेशन टू होंडा मींस टैक्स रिसीव्ड। अब यहां मैं पेड का लफ्ज़ नहीं लिख सकता ना, यहां लेविड का मतलब क्या होगा, रिसीव्ड। अब कोई हमारे पे लगा रहा होगा या हम सलासिफ पे लगा रहे होंगे टैक्स, हम सलासिफ पे टैक्स लगा रहे होंगे। टैक्स रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ कार, ऑन सेल ऑफ कार मेड बाय होंडा। आगे लिखने की जरूरत नहीं, टू सरासिफ, इसको लिखने की जरूरत नहीं। तो ये ना अल्फाज जरा समझ लें आप। बताएं, आउटपुट टैक्स इन रिलेशन टू होंडा मींस टैक्स रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ कार मेड बाय होंडा। अच्छा, आप मुझे जरा बता दें, सेल ऑफ कार कितने की हुई थी, 3 मिलियन की, लेकिन 3 मिलियन पे टैक्स कितना रिसीव हुआ। अब इस 5,10,000 का नाम बताएं। टैक्स लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स मेड बाय पर्सन। टैक्स लेविड ऑन सप्लाई मेड, सप्लाई मेड या सप्लाई रिसीव्ड? ओहो, सप्लाई कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं? कर रहे हैं। सप्लाई मेड, सप्लाई मेड। जरा इस 5,10,000 का नाम बताएं। टैक्स लेविड ऑन सप्लाई मेड बाय होंडा। ये जरा लिख लें तो याद हो जाए। इधर ही 5,10,000 का नाम बताएं अगले सफे पे। टैक्स लेविड, लेविड की जगह अंडरलाइन करके टैक्स रिसीव्ड ऑन सेल मेड बाय होंडा। ये किसकी डेफिनेशन होगी जी? 5,10,000 की। चलें जी, आखिरी लाइन फिर खत्म। ये कौन सा पॉइंट है जो रह गया? 2 और 3 कल करेंगे। कौन सा पॉइंट रह गया? सी। लेट्स सी द सी गाइस। टैक्स लेविड ऑन गुड्स एक्वायर्ड बाय, बोले, टैक्स लेविड ऑन गुड्स एक्वायर्ड बाय। ये जो मैंने आपको रेड से हाईलाइट करके दिया है, ये और पॉइंट है, देखें एक ही तरह का। देखें जरा, टैक्स लेविड ऑन गुड्स, सप्लाई ऑफ प्लस उसने उड़ाया, खैर आसान होगी इंग्लिश बल्कि। टैक्स लेविड ऑन गुड्स, एक्वायर्ड की जगह रिसीव्ड करते हैं। 100% सेम करें, 100% सेम करें। एक्वायर्ड को क्यों करना है? जो मैं स्काई ब्लू में हाईलाइट कर रहा हूं, जो मैं स्काई ब्लू में हाईलाइट कर रहा हूं, इसके अलावा वाला मुझे बताएं, समझ आ रहा है? लग्जरी सीट्स की एग्जांपल ज़हन में रखें। सीट्स हमने बाय की हैं, बोले कुछ भी नहीं इंग्लिश, इस सारी इंग्लिश को मैंने किस पॉइंट जैसे बना दिया? ए। तो ए भी सेम है, सी भी सेम है और ई भी सेम है। ये तीनों तो बिल्कुल सेम लाइनें हैं। क्या बने? बोले टैक्स लेविड ऑन गुड्स, सप्लाई ऑफ का लिख दीजिएगा, शक को कुछ नहीं आप लोग लिखा हुआ। टैक्स लेविड ऑन गुड्स रिसीव्ड बाय द होंडा। ये क्या चीजें रिसीव की हैं इसने? सीट्स रिसीव की हैं। अच्छा, ये सीट्स है ना, ये लग्जरी सीट्स पे ना थोड़ा सा टैक्स डिफरेंट किस्म का लगता है। ये जो चीजें जरा महंगी होती है ना, एक्सपेंसिव लग्जरी टाइप, इन पे सेल्स टैक्स लगता है, लेकिन उस सेल्स टैक्स का नाम ना फेडरल एक्साइज रख दिया हुआ है हुकूमत ने, ताकि ना इनका और महंगी और सस्ती चीज़ों, अपर क्लास लोअर क्लास की चीज़ों को अलग अलग कर सकें, इसलिए इसका नाम बड़ा फेडरल एक्साइज टाइप रख दिया हुआ है। हमने कहा ये फिर कैसे लगता है? कहते हैं वो टेंशन ना लो, इन सेल्स टैक्स मोड, बिल्कुल सेल्स टैक्स की तरह लगता है। ये
कहते हैं ये टेंशन ना लो, ये सेल्स टैक्स की तरह लगता है, उसी तरह बिल पे डलता है। आप लग्जरी सीटें खरीदने जाएंगे, लग्जरी सीटें खरीदने जाएंगे और लग्जरी सीटों का बिल कितना बने जरा बता दें, लग्जरी सीटों का बिल कितना बने 2 लाख रुपया। तो जैसे ही आप लग्जरी सीटें खरीदेंगे तो लग्जरी सीटें खरीद के 2 लाख का बिल बनेगा, 2 लाख पे 17% सेल्स टैक्स डलता है 34,000, 2,34,000 बनेगा, लेकिन इस बिल पे सेल्स टैक्स की जगह लिखा होगा फेडरल एक्साइज। बस इतना सा कहते फर्क होगा और कोई खास फर्क नहीं होगा। तो अब बता दें जी, जो महंगी यहाँ पे लग्जरी का लफ्ज़ लिखा नहीं हुआ क्योंकि ना असल में फेडरल एक्साइज किन चीजों पे लगता है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ये थ्योरी की हद तक हमें एक डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी। न्यूमेरिकल्स में फेडरल एक्साइज का लफ्ज़ कभी नहीं आता क्योंकि न्यूमेरिकल में फेडरल एक्साइज हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन थ्योरी की हद तक आपको समझाना पड़ता है। तो थ्योरी की हद तक पॉइंट सी जरा दोबारा पढ़ें। टैक्स पेड अंडर फलां लॉ, हमने कहा ये लॉ तो हमें नहीं पता, वो कहते हैं आप टेंशन ना लो, इन सेल्स टैक्स मोड। इन सेल्स टैक्स मोड का क्या मतलब है? बिल्कुल सेल्स टैक्स के अंदाज में लगता है, इन सेल्स टैक्स मोड। आगे कहते हैं वो अंग्रेजी आपने पॉइंट ए वाली याद की हुई है वो कर लो, तो ये स्काई ब्लू वाली लाइन जरा याद करें, अंडर फलां लॉ। हमने कहा ये लॉ हमें नहीं पता, आगे इसने क्या कहा आसानी के लिए, ये तो लॉ सेल्स टैक्स मोड की तरह लगता है, इसमें तो कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं यार। ये कुछ सवालें आ रही हैं। अच्छा जी, ओ भाई आ जा, तेरी मेहरबानी। हाँ जी मोहतरम, क्वेश्चन 55 पेज में कौन सा बनेगा 490। इनपुट टैक्स कितने पॉइंट्स थे 5, लेकिन कितने नंबर का आया है 3 नंबर का। मेहरबानी निकालें कितने नंबर का आया है 3 नंबर का, वैसे 5 नंबर का तो कम से कम आना चाहिए। इनपुट टैक्स की भी डेफिनेशन हम पढ़ के आए हैं, ये इनपुट टैक्स की डेफिनेशन है भाई। कितने पॉइंट्स हैं इसमें 5, अब सारी लिख के आएंगे और क्या करें। चलें ये एक काम कीजिएगा, फिर चैप्टर 19 में आए। किधर है चैप्टर 19? ये सेल्स टैक्स में तो नदामत के आंसू नहीं आएंगे ना, ये तो साथ साथ याद कर रहे हैं। मैंने बताया था 30 नंबर का इधर से 10 नंबर का पहले 3 चैप्टर से, तो इंशाल्लाह एक अच्छे स्टैंडिंग पे आप खड़े हो सकते हैं अगर सेल्स टैक्स में पहले 3 चैप्टर आपके अच्छे हो जाएं, तो शेयर से फाइट करने के लिए आप तैयार हो सकते हैं। किधर है वजाहत वाला सवाल दिखाया था आपको, हाँ दो भी को बता दिया करें, पेज 379। सारा ट्राई करेंगे या इसका खाली पॉइंट 3 करके आएंगे? सारा ट्राई करेंगे। ये तो सैलरी का डेटा है, ये इसको डिविडेंड आ रहा है बाहर के मुल्क से, और ये हाँ बस ठीक है सारा कराना यार ये सवाल। पेज 379। वजाहत स्टार्टेड अ ट्यूशन सेंटर फॉर स्टूडेंट्स ऑफ फाइनेंस इन पोस्ट लोकेलिटी, ही रिसीव ट्यूशन फीस ऑफ 2198,000। बोलें जी अगर मैं आपके सामने P&L बनाऊं या वर्किंग करूं इनकम फ्रॉम बिजनेस की, तो इसका रेवेन्यू कितना आया? रेवेन्यू 2198, सेल से चलते हुए अलाउड खर्चे माइनस कर दो, सेल से चलते हुए अलाउड खर्चे माइनस कर दो, सेल से चलते हुए। अच्छा महीने की तनख्वाह दे रहे हैं 50,000 अपने आप को। ओ भाईजान तेरा बिजनेस है, कहते जब तक तनख्वाह ना मिले चैन नहीं आता। ओ भाई तू ओनर है तू नौकर नहीं है, कहते तनख्वाह का अपना ही मजा है यार। ये भाई ड्राइंग है इसकी, ये बिजनेस का खर्चा, तो सेल से चलते हुए अलाउड खर्चे माइनस करने होते हैं। और 35,000 अपने दोस्त को दे रहे जो कि इधर टीचर है, तो टीचर की वजह से ये एम्प्लॉई है, तो दोस्त का लफ्ज काट दें, ये एम्प्लॉई है मोहतरम इधर, तो एम्प्लॉई को तनख्वाह आप दें शौक से। और 35,000 ये ना कहिएगा सर कैश में दी हुई है, कोई नहीं कैश में दी हुई, लिखा ही नहीं हुआ कैश में दी है, बस चेक में दी होगी वो, कोई टेंशन नहीं। तो सैलरी बोले, सैलरी को क्या करेंगे रे? 35,000 को कितने महीने से मल्टीप्लाई करूं? बताएं जल्दी, 12 महीने वालों होश के नाखून लो। ये कम सितंबर को हमने ट्यूशन सेंटर शुरू किया है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 हो गए, और फिर जनवरी से जून 6, टोटल कितने हो गए? बोलें जी 350 ट्रिपल, 3.5 लाख तो उसका दोस्त ले जाता है। आगे चलें, पढ़ाता भी तो है यार। आगे चलें, ट्रैवलिंग बोर्डिंग एंड लॉजिंग एक्सपेंसेस ऑफ 328,125। ट्रैवलिंग बोर्डिंग यानी पास वगैरह बनना और लॉजिंग वहां रहना, दीज एक्सपेंसेस वर इनकर्ड बाय वजाहत इन श्रीलंका फॉर अटेंडिंग अ कजन मैरिज। फॉर अटेंडिंग अ कजन मैरिज, अगर कजन मैरिज लिखा होता तो अभी तो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए गया है, तो ये बिजनेस का खर्चा लग रहा है नहीं लग रहा? लग रहा है ना, तो बिजनेस का नॉर्मल खर्चा है, ये उसकी ट्रेनिंग के लिए गया है, बिजनेस का नॉर्मल खर्चा कितना जी?
तो यार ये कितना आसान है, टैक्स वालों की नजर में P&L बन रहा है, बस जिस तरह टैक्स वाले चाहते हैं उस तरह P&L बन रहा है। 2.5 लाख रुपए के इसने कंप्यूटर खरीदा है भाई, कंप्यूटर के ऊपर ना इनिशियल अलाउंस भी मिलता है। ये ना जो बिजनेस चैप्टर में समरीज दी हुई थी ना, मुझे याद कराइएगा, मैं वहां पे दिखाऊंगा। इस पे आपने इनिशियल अलाउंस भी निकालना है और प्रोडक्शन भी निकालनी है। कंप्यूटर ना कुछ लोग कहते हैं प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन में आते हैं फॉर द पर्पस ऑफ इनिशियल अलाउंस, इसलिए लोगों की राय है कि कंप्यूटर पे भी इनिशियल अलाउंस मिलना चाहिए। बहरहाल इसमें लोगों में काफी बहस पे इख्तलाफ भी है, कंप्यूटर पे इनिशियल अलाउंस मिलेगा और डेफिनेशन भी मिलेगी, बताया हुआ आपको एक दफा। और अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस बताने कितने हैं, 1 लाख। तो 2 लाइनें हमने छोड़ दी हैं कंप्यूटर के लिए, वो आप घर से करके आएंगे। बाकी पूरा सवाल इंशाल्लाह ट्राई कीजिएगा, हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से।